हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी वर्ल्ड 614 में। अभी हम लोग जो बिहार स्पेशल की सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग हिस्ट्री स्पेशल बिहार के लिए देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है प्रीवियस वीडियो, उसको जाकर देख सकते हैं और जिसके जिसके लिए आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी? तो बिहार के पटना में सबसे पहले अपनी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोली थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आई थी और फिर उसके बाद जो है कि 1602 ईस्वी में आई थी और 1605 ईस्वी में ये अपनी सबसे पहले अपनी कंपनी खुली थी। ठीक है, 1605 ईस्वी में खुली थी और सबसे पहली कंपनी इसकी मसूलीपट्टनम में थी। फिर मसूलीपट्टनम के बाद दूसरी कोठी इसने कोच्चि में खोली थी। फिर तीसरी कोठी बिहार के पटना 1632 में खोली थी। फिर उसके बाद जब सूरत में ये कोठी खोली थी तो फिर सूरत में ब्रिटिश से इसका झड़प हो गया, जिसको हम वेदरा के युद्ध के रूप में मानते हैं। 1659 में वेदरा का युद्ध हुआ जिसमें ये डचों का सफाया कर दिए थे ब्रिटिश। ठीक है, तो इतना इसके डच के बारे में पूरा डिटेल आप लोग को बता दिए। और डचों को सूती वस्त्रों का, जो भारत के वस्त्रों का है, श्रेय डचों को ही जाता है। ठीक है, निर्यात का। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो हुकार नाम था। ठीक है, क्या नाम था? हुकार नाम था। जो स्वामी सदानंद ने एक पत्रिका का जिस पत्रिका का संपादन किया उसका हुकार नाम था। ठीक है, 1889 से 50 को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनको स्वामी सदानंद को क्या कहा जाता है? किसान के जनक भी कहा जाता है। और ये किसान नेता हैं स्वामी सदानंद। शंकराचार्य के संप्रदाय के सदनामी सन्यासी, आखड़े के डांडी सन्यासी भी थे। ठीक है, और हुकार नामक पत्रिका लिखे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक हमारे राजेंद्र प्रसाद नहीं, मुरली मनोहर प्रसाद ने लिखा है देशेर पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देशेर कथा देश की बात, यानी कि महान क्रांतिकारी चिंतन एवं लेखन सखा राम गणेश देव इसकर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है ये? बांग्ला पुस्तक है। ठीक है, अगला, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? तो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक हमारे ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, मुरली मोहन के जगह हमारा क्या रहेगा? मनोहर रहेगा। इसमें लिख दिया है मोहन, तो हम इसको मनोहर ही मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुरली मनोहर प्रसाद। तो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का संपादन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमारा सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होती थी। सर्चलाइट ये भी पूछ सकता था कि सर्चलाइट सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती थी? तो हमारा 2 बार प्रकाशित होता था सर्चलाइट। और सबसे पहले इसके शुरू कौन किया था? तो सैयद हैदर हुसैन ने किया था। ठीक है, तो यही हम लोग इसको देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो हमारे ये कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, श्री दीपा नारायण सिंह के। किसके प्रयत्नों से किसान प्रांतीय सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था? दूसरा अधिवेशन के बाद में बात कर रहा है, तो किसान दूसरा अधिवेशन हमारा दीपा नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। तो 1909 को और भी एक घटना हुई थी, आप लोग बताइएगा हिस्ट्री में कौन सी घटना हुई थी। 1909 को पार्लियामेंटो सुधार आया था। ठीक है, और भागलपुर में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो आप लोग बताइएगा 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस ईस्वी में हुआ था? 1921 में है। 16वां अधिवेशन 1921 में। अब अगला क्वेश्चन, बिहार पटना में 1913 अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक। अनुशीलन समिति की शाखा के स्थापना कौन किया था? तो मजरूल हक ने बिहार अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मजरूल हक ने स्थापना की, तो हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन बट इसका ऑप्शन सही होगा सी, सच्चिदानंद सन्याल, सच्चिदानंद सन्याल। तो सच्चिदानंद सन्याल ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मजरूल हक नहीं होगा। क्रांतिकारी गतिविधि को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक द्वारा अंग्रेजी शासनों को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 में बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों, खासकर दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद ने रैयतों को सचेत किया था। दरभंगा के इलाकों में, खासकर उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में भी किधर? दरभंगा के। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922-23 में किसान सभा का गठन हमारे श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों लोग किए थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। परंतु किसान का निर्णायक स्वामी सदानंद सरस्वती 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना किए। ठीक है, और प्रांतीय किसान सभा किसने किया था? तो 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने किया। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ था। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 को सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सदानंद इसके अध्यक्ष थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन भी श्री कृष्ण सिंह ने ही किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा। स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ। देखिए, असहयोग आंदोलन जब गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया था 10 मार्च 1922 को, तो उनको 6 साल की जेल हुई थी। 6 साल की जेल में तो 2024 में फिर वो खराब स्वास्थ्य का बहाना बना के निकल गए थे। ठीक है, तभी हमारे स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उसी समय। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ सिंह माधोलकर द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रघुनाथ नर सिंह माधोलकर द्वारा किया गया था। इसके महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो हमारा कौन सा? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो हमारे फूलन प्रकाश वर्मा जो है ये अध्यक्ष हो जाएंगे, और महासचिव कौन हो जाएगा हमारा? इसके महासचिव बिहार समाजवादी पार्टी के महासचिव जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो इसका आंसर अभी हम लोग आपको बताए हैं, तो आप लोग बताइएगा कि नहीं बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारिश, राहुल संस्कृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कपूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद शर्मा ने किया था। और महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उन्नीस सौ 34 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? महासचिव तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। आप लोग बताइए कि लोकमान्य तिलक किसकी, बता दिए हम, लोकमान्य किसकी उपाधि थी? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ के साथ मिलकर 1999 मरणों के उपरांत इनको क्या दिया था? भारत रत्न दिया था 1999 में। बिहार में रश्मि कुमारी कौन थी? तो बिहार में रश्मि कुमारी हमारी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं। कौन है? इनको बहुत बार वर्ल्ड कप, इनको एशियाई कप और ये सब मिल चुका है विश्व में। इनका चैंपियनशिप में, कैरम चैंपियन में बहुत अच्छा इनका स्थान रहा है। 1999 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिता की विजेता ये रही हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो हमारे इसमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। एक से अधिक हैं, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा थे और फिर 11 दिसंबर को हमारे राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद बिहार से कुल 36 सदस्य चुने गए थे। तो उसमें से पहले थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा। इतने लोग कहाँ से थे? बिहार से थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। कौन किए थे? मोहम्मद यूनुस। 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। 1/4/1937 से 19/7/1937 तक ने किया था। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया 20/7/1937 से 31/10/1939 तक। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है? तो ये मिंटो को माने हैं। किसको माने हैं? राजेंद्र प्रसाद मिंटो को माने हैं, क्योंकि मार्ले मिंटो का जो 1919 का जो आया था मार्ले मिंटो सुधार, उसी में निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। पृथक निर्वाचन 1906 में ही इसकी नींव रख दी गई थी मार्ले मिंटो के द्वारा, ठीक है। 1906 में इसकी नींव रख दी गई थी। तो तभी उस समय पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात की गई थी। और फिर उसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो जब मुस्लिम दल और नरम दल और गरम दल तीनों एक हुए थे, तो इसी शर्त पर एक हुए थे कि नहीं, हाँ, उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाएगा। तो 1916 अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चंद्र मजूमदार थे, ठीक है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? जो पटना गांधी मैदान है उसका पहले नाम क्या था? पटना लॉन। तो ये कब किया गया था? आप लोग बताइएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। मैदान
गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 में पूर्व इसका नाम क्या था? पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई थी। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। उन्नीस सौ पंचानवे की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कुल कितनी थी? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 1995 में 55 थी। ठीक है, अभी जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो अभी आप लोग बताइएगा बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं अभी फ़िलहाल में। बिहार में कुल हमारे 38 ज़िले हैं। तो अगला क्वेश्चन हम अब इसके बाद देखेंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था तो किसके समय बनाया गया था? शेरशाह सूरी के समय बनाया गया था पटना को प्रांतीय राजधानी। ठीक है, पटना को बसाने में कई लोग का हाथ है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तारीख़ ताऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक और स्मारक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र पटना को अपनी राजधानी बनाया। तीन शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? तो राजगीर में करा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु चित्तुदांशु फुजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट थी। यहाँ जापान बौद्ध संघ की योजना के प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इसमें वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1999 से 1900 का नेतृत्व किया था, जिसका जन्म 1875 में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्मपिपासा शांत न हुई और वह अपने पूर्वजों के साथ मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधाराओं से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ। 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया था, जिसके आधार पर उसे वेगो देवी देवताओं की जगह सिंह बोगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे और मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजे की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उस क्षेत्र को पहचान करे जहां संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो हमारा कौन हो जाएगा? भागलपुर राजमहल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? भागलपुर और राजमहल।
संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा भागलपुर और राजमहल में किया था। ठीक है। 1855-56 में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासक के विरुद्ध हुआ था। उनकी मुख्य शिकायतें भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाके में आकर बस गए थे तथा उनको शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिकू कहते थे। 1855 में उन्हें दिनों कानू और भाइयों ने नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाकों का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत में घोषणा कर दी। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में बिहार के विस्फोट का सही क्रम क्या था? तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का नगरों का विस्फोट क्रम। नगरों का विद्रोह के लिए विस्फोट क्रम सबसे पहले हमारा रोहिणी में हुआ, फिर पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर जगदीशपुर में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला कोई इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिविजनल के रोहिणी नामक गांव में देशी स्थल सेना 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्य धारा था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहले पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में हुआ और 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर में। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसान से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल और धनरीधर रामनवमी प्रसाद आदि थे। 7 अप्रैल से स्टार्ट किया, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल तक किसानों से मिले। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफू मनेरी का संबंध किससे है? तो ये हमारा फिरदौसी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मनेरी फिरदौसी। ठीक है, मनेरी का संबंध किससे है? फिरदौसी से। इनका जन्म कब हुआ था? 1265 में हुआ था। पटना के मनेर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1380 में हुई थी। बिहार शरीफ में हुई थी। फिरदौसी सिलसिला के ये सूफी संत थे और सुहरवर्दी की अरबी कीर्ति इनकी अलग अलग भाषाओं में कीर्ति भी इनकी अलग अलग भाषाओं में थी। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर गई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ था। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। महासचिव इसके सचिव राजेंद्र प्रसाद थे। जयप्रकाश नारायण थे।
मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर किसके लिए महत्वपूर्ण रहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा विद्या के केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। अंतोदपुरी का महाविहार यहाँ स्थित है। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित हैं, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या के केंद्र के रूप में विकसित था। अंतोदपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व आप लोग बताइए किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। सत्यानंद सिन्हा ने किया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन 1911 में उसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है। महेश नारायण, नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय, ये चारों मिलकर किए थे। 18 जनवरी 1994 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र का निकलना प्रारंभ हुआ। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग की। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन कुछ जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात सत्यानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए और ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक, हसन इमाम, डॉक्टर सिन्हा के साथ गए। वर्ष 1908 से 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर बिहार का उद्घाटन हुआ। इसकी राजधानी पटना बनाई गई। शासन अधिनियम 1935 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया बिहार से और फिर उसके बाद बिहार एक नए राज्य के रूप में अग्रसित हो गया। बिहार दिवस का क्या महत्व है? 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंसी से आज़ाद हुआ था 1912 में। उन्नीस 1908 की छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो किस चीज़ पर रोक लगाई थी? वेठ वेगारों पर रोक लगाई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वेठ वेगारों पर। ठीक है। छोटा नागपुर, इसका एक्सप्लेनेशन है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो टोटल हमारे बिहार के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 38 सीट आरक्षित है। ठीक है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है सदस्य की संख्या, जिसमें 203 सीट पर सामान्य और 38 सीट अनुसूचित जाति, 2 सीट अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2006 में 50% आरक्षण 2006 में प्रारंभ हुआ था। ठीक। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे पहले निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्धों का मठ। ऑप्शन नंबर ए
इज राइट। ठीक है। प्राचीन संस्कृत, प्राकृतिक और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त है। 12वीं सदी के अंत में अंतोदपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। जो विहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। विहार पड़ा था, वो अभी बिहार हो गया। 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो किस क्षेत्र में हुआ था? दरभंगा और चंपारण में हुआ था। दरभंगा और चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर बिहार के नीलहरे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन के उबरकर 1866 से 67 इसमें विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहल लाल सराया कोठी में फूटी। वहां से होता हुआ विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मुरली भरहवा के निवासी थे राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। उन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किए थे। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्य नामों के तरह लिखकर चंपारण के किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? पीर मुहम्मद मुहसिन। किसने डाला है? पीर मुहम्मद मुहसिन। दुखी आत्मा से ही पीर मुहम्मद मुहसिन याद कर लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा ज़्यादा। इसमें था पीर मुहम्मद मुहसिन ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इन अन्य पुस्तकें चंपारण में अत्याचार प्रताप 28 फरवरी 1916 में चंपारण में महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता। इनमें से अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? विद्या ये भी थे। बस हमारा 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही है, तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद और स्वामी सदानंद। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सदानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंदन शर्मा और राहुल संस्कृत्यायन प्रमुख थे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में था। उसके अध्यक्ष अंबिकाचंद मजूमदार थे। उसी में ये मुस्लिम लीग और गणतंत्र नरम दल एक हुए थे। 1830 के दशक में पटना नगर का केंद्र था। किसका केंद्र था? सन्यासियों का केंद्र था, गोथखारी का केंद्र था, कि मुंडा केंद्र था, कि बहावी का केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बहावी का केंद्र था। ठीक है। भारत में बवाही आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद ने के पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का केंद्र बना। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में तो महादेव लाल सराफ।
महादेव लाल सराफ भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ, दीपा नारायण सिंह और रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्य मंदिर देव में है। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुआ से ऐसा माना जाता है कि वर्तमान रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले के नाकाम कर दिया था? मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुंगेर। 1830 और 1832 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था मुंगेर में। 1932 में मध्य बरही कांग्रेस में मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। क्वेश्चन, इसमें से किसने बिहार में सबसे पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? बिहार में कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग बताइए। श्री कृष्ण सिन्हा। तो सबसे पहले नेतृत्व करने वाले बिहार में सबसे पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व करने वाले कृष्ण सिंह हैं। कृष्ण सिंह, जिन्हें कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। भारतीय राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण हैं। ठीक है, 1937 के प्रथम कांग्रेस के मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने। वर्ष 1946 में कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु उपरांत 31 जनवरी 1961 तक इस पद पर रहे। 31 जनवरी तक 1961 तक पद पर है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा के यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और ये मृत्यु उपरांत तक इस पद पर रहे। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संस्कृत्यायन। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य हमारा 2000 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? बलदेव सहाय ने 1942 में दिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब दिया था त्यागपत्र? तो हमारा 1942 में हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 तक क्रिप्स मिशन 1942 की असफलताओं ने अनंत भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7-8 अगस्त 1942 में बम्बई को ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च नेताओं को ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा प्रस्ताव है जिसे 2 बार पारित किया गया था, 2 बार मांगा गया था। एक ठो वर्धा वर्धा प्रस्ताव में मांगा गया था और एक ठो ग्वालियर टैंक। ठीक है, सभी बड़े नेताओं को वो लोग क्या किए थे, गिरफ्तार कर लिए थे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान किस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, रामविलास पासवान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक सफर प्रारंभ किए थे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक पार्टी जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था और 1969 ईस्वी में विधायक बने। इसके बाद 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते। 1983 में जिन्होंने दलित सेना का संगठन किया। 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते। 8 अक्टूबर 1920 को उनका निधन हो गया। 70 बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं लोकसभा के लिए। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 ईस्वी में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा का चुनाव में जीत दर्ज की। 2004 से 2009 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे। अब हमारा आ गया जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, जनसंख्या और नगरीकरण इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है? तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी हमारा कौन होता है? पटवारी। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 8.04% है। कितने प्रतिशत है? 8.04% है भारत की कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या प्रतिशत। जनगणना 2001 के अंतरिम आंकड़ों के में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.04% है। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 60 है। भारत के राज्यों में से निम्नवत साक्षरता दर जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान हो जाएगा। निम्नवत साक्षरता में बिहार का प्रथम स्थान है। ठीक है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94.0% है जो सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% है जो न्यूनतम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग, साक्षरता का स्तर कितना है? तो हमारा 38% है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। ठीक, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया ही नहीं है, तो हमारा कितना हो जाएगा? साक्षरता का प्रतिशत 61.8। ठीक है, 61.8। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 23.54%। 23.54% हो जाएगा। नए राज्य बिहार में राज्य की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका भी ऑप्शन हमारा नहीं दिया है, तो वो देख लेंगे। 1991 के संयुक्त बिहार की जनसंख्या
371 मिलियन थी, जो झारखंड से अलग होने के बाद 2011 की जनगणना में 8.3 रह गई, 8.3 करोड़ थी। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या हमारा 10.41 करोड़ है। ठीक है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो ये ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है। पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो किस जिले में हमारी पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो आप लोग बताइए। गोपालगंज, बेगूसराय, पटना, सिवान या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? आपको क्या लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, गोपालगंज हो जाएगा। वहाँ पर पुरुषों से अधिक क्या कौन थी? और महिलाएं थी। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में गोपालगंज जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में अधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य लिंगानुपात 918 तथा घनत्व 1106 प्रति वर्ग किमी था। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना था वो पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए। तो इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार में कृषि पर कार्यरत जनसंख्या अधिक है और इसमें अधिक नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। तो कितना दिया है यहाँ पर? 74% हमारा होना चाहिए, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जिला पूछ रहा है। तो हमारा लोहरदंगा जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1991 की जनगणना के अनुसार तत्काल बिहार झारखंड सहित में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदंगा था। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा था। अभी वर्तमान में कौन हो गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार शेखपुरा, और 2001 की जनगणना के अनुसार कौन था? लोहरदंगा। अब उसके बाद बिहार विविध के प्रश्न आ गए। तो जो बिहार विविध के क्वेश्चन है तो उसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो ऐसे ही मेरे चैनल पर वीडियो आती रहेंगी बिहार स्पेशल से रिलेटेड और भी जीके जीएस से रिलेटेड। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारा इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुँचे, नोटिफिकेशन। ठीक है। तो ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेगा। तो उसके लिए आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।